नमस्कार, स्वागत है सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मनरेगा मजदूरों को सीधे बैंक खाते में मिलेंगे पैसे, कैबिनेट ने दी मंजूरी। हाईकोर्ट के जजों को एक समान पेंशन का प्रस्ताव मंजूर। गोवा के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल ललेमाओ गिरफ्तार। लुई बर्जर मामले में घूस लेने का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को 7 अगस्त तक राहत। एनआईए को सौंपी जा सकती है उधमपुर आतंकी हमले की जांच। हमले में शामिल दोनों आतंकियों की पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर हुई पहचान। एनएसए स्तर की वार्ता के लिए भारत अब भी तैयार। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बीजापुर जिले में अलग अलग इलाकों से 26 नक्सली गिरफ्तार। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। मैगी नूडल्स से नहीं हटेगी पाबंदी। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने लैब रिपोर्टों को नकारा। कहा नहीं हुई एमएसजी की जांच। केंद्रीय गृह मंत्रालय उधमपुर आतंकी हमले की जांच आज एनआईए को सौंप सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एनआईए जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी नावेद याकूब से विस्तृत पूछताछ करेगी ताकि पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा सके। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी की पहचान पाकिस्तान के फैसलाबाद निवासी मोहम्मद याकूब के तौर पर हुई है। वहीं नावेद ने बताया कि मारा गया आतंकी नौमान भी पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आए नवेद याकूब नाम के इस शख्स पर बीएसएफ जवानों पर हमला करने का आरोप है। नवेद याकूब पाकिस्तान के फैसलाबाद के गुलाम मुस्तफाबाद का रहने वाला है। नवेद ने मुठभेड़ में मारे गए आतंकी की पहचान नौमान उर्फ मोमिन के तौर पर की है, जो पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला है। गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक हमले में शामिल दोनों आतंकियों को लश्कर तैयबा ने ट्रेनिंग दी थी। हालांकि इस केस से भारत के पास सबूत जो है वो बढ़ जाएगा। हम कसाब के केस से जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, कमी सबूत की नहीं, कमी है पाकिस्तान के अंदर ईमानदारी की। एनएसए लेवल टॉक्स की जब तैयारी हो रहा है, मैं समझता हूं कि इससे हमारे पास एक और जो कह सकते हैं कि हमारे पास एक मटेरियल होगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला आतंकी नवेद पिछले महीने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में 4 अन्य आतंकियों के साथ भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था। पूछताछ में नवेद ने बताया कि 2 महीने पहले भी वो आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए भारतीय सीमा में आया था, लेकिन नाकाम रहने पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लौट गया था। बताया जा रहा है कि 26/11 हमले का दोषी अजमल कसाब भी पाकिस्तान में उसी जगह का रहने वाला था। पिछले 10 साल में उधमपुर इलाके में अंजाम दिया गया ये पहला आतंकी हमला है। हम तुम्हारे साथ अमन में रहना चाहते हैं, मगर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसे हम अपील करते हैं, या तो इसको बंद करो, फिर जो होगा उसके जिम्मेवार तुम होगे। हमला जम्मू कश्मीर हाईवे पर उधमपुर जिले में किया गया, जहां बुधवार सुबह जब बीएसएफ जवानों से भरी गाड़ी नरसू नल्ला इलाके में पहुंची तो घात लगाए बैठे 2 आतंकियों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। पहले ग्रेनेड फेंके गए और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हमले में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए और 11 जख्मी हो गए। हालांकि जवाबी फायरिंग में बीएसएफ ने मौके पर ही एक आतंकी को तो मार गिराया, जबकि दूसरे आतंकी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधमपुर आतंकी हमले में शामिल हमलावरों के पाकिस्तानी होने का सबूत मिलने के बाद भारत अब भी एनएसए स्तर की वार्ता के लिए तैयार है। आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि भारत को अभी भी अपने प्रस्ताव पर पाकिस्तान के जवाब का इंतजार है। भारत ने पाकिस्तान को दिल्ली में इसी महीने की 23 और 24 तारीख को एनएसए स्तर की वार्ता का प्रस्ताव दिया है। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। बुधवार को भी पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले में सीमा चौकियों, सीमावर्ती के आसपास इलाके सहित कई गांवों में गोलीबारी की और मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें एक महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। इस महीने पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन की यह 12वीं घटना है।
खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जिले के अलग अलग इलाकों से 26 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन नक्सलियों के कई मामलों में तलाश थी। पुलिस के मुताबिक जिले के अलग अलग जगहों में नक्सली गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की गई, जिसके बाद नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ लंबे समय से वारंट लंबित था और पुलिस इनकी तलाश में थी। नक्सलियों के खिलाफ हत्या की कोशिश, लूट, आगजनी समेत कई मामले दर्ज हैं। 26 स्थायी वारंटी है जो नक्सली अपराध में शामिल है। ये पूरी बीजापुर के सभी थानों से मिला के 26 है, जिनमें अप्रैल 2012 में दिनेश गागड़ा जी और कलेक्टर बीजापुर के जानलेवा हमला किया है जो गाँव विस्फोट द्वारा, उसमें शामिल जो 3 वारंटी भी आज गिरफ्तार हुए। गोवा के पूर्व लोक निर्माण मंत्री चर्चिल अलेमाओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर अमेरिकी कंपनी लुई बर्जर से घूस लेने का आरोप है। इस मामले में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को 7 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। गोवा की अपराध शाखा ने पूर्व लोक निर्माण मंत्री चर्चिल अलेमाओ को बीती रात राजधानी पणजी में उनके घर से गिरफ्तार किया। लुई बर्जर से घूस लेने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने कुछ दिन पहले अलेमाओ से पूछताछ की थी। I am not interested to anticipate bail because I have not done anything. I am very innocent. Nothing has come to me, or Churchill has not told me, nor the police have told me whether they have fulfilled the procedure when a man has been arrested. Nothing has been done so far. But practically or physically, he is being kept at the police station. इस मामले में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की अग्रिम जमानत पर अब 7 अगस्त को सुनवाई होगी। अपराध शाखा ने कोर्ट के नोटिस के जवाब के लिए 7 अगस्त तक का वक्त मांगा है। कामत से अपराध शाखा पूछताछ भी कर चुकी है। The US officials have not yet declared a name. Let them declare them. If our leaders are found guilty, we would not support them. We have made it very clear. So let the truth come out. But the vindictive politics should be stopped in Goa. ये मामला गोवा में जल आपूर्ति परियोजना के लिए घूस लेने से जुड़ा है। लुई बर्जर कंपनी ने अमेरिका की अदालत में माना है कि उसने गोवा और असम में 2 परियोजनाएं हासिल करने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत दी। योजना जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी JICA के जरिए पूरी हुई। क्राइम ब्रांच इससे पहले JICA के गोवा प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद वाचा सुंदर और लुई बर्जर कंपनी के पूर्व उपाध्यक्ष सत्यकाम मोहंती को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं व्यापम मामले में 8 और FIR दर्ज की गई हैं। पहली FIR पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 को लेकर दर्ज की गई है। इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दूसरी FIR में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं दूसरी FIR पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 के मामले में दर्ज की गई है। तीसरी FIR में PMT 2010 की परीक्षा में धांधली के आरोप में दर्ज की गई है। इसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से कथित रूप से जुड़े 34 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 11 की मौत दुर्घटनाओं में और 15 की स्वास्थ्य कारणों से हुई। 5 लोगों ने आत्महत्या की है। मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी अब सीधे उनके खाते में मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट ने हाईकोर्ट जजों की पेंशन असमानताओं को दूर करने और आर्बिट्रेशन एक्ट में संशोधनों को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की कल बैठक में कई फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी सीधे उनके खाते में भेजने का है। इसके लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष विंडो का इस्तेमाल होगा। इसका मकसद योजना से भ्रष्टाचार खत्म कर इसे बेहतर तरीके से लागू करना है। कैबिनेट ने हाईकोर्ट के जजों की पेंशन में असमानताएं दूर करने का फैसला भी किया। अधिवक्ता से जज बनने वालों की 10 साल की वकालत को भी सेवा काल में जोड़ा जाएगा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों को समान पेंशन लाभ देने का आदेश दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाणिज्यिक विवादों के तेजी से निपटारे के लिए भी संशोधनों को मंजूरी दी। इसके लिए आर्बिट्रेशन एक्ट में बदलाव कर विवादों के निपटारे के लिए 18 महीने की समय सीमा तय की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने यूनेस्को के साथ एक समझौते को भी मंजूरी दी। ये समझौता देहरादून में वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जानी है। कैबिनेट ने BSNL और MTNL को आर्थिक मदद देने का फैसला भी किया। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। लोकसभा से कल दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2015 पारित हो गया। इस विधेयक में दिल्ली उच्च न्यायालय को 2 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार है, जबकि अभी तक धन संबंधी मामलों में
दिल्ली उच्च न्यायालय में 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई होती है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब 2 करोड़ तक के धन संबंधी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी, जबकि इससे नीचे की रकम संबंधी विवाद का निपटारा निचली अदालतों में होगा। ये विधेयक राज्यसभा से मई 2015 में पारित हो चुका है, लिहाजा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। Almost all the courts across the country and nearly 44 lakh pending cases are disposed of. Recently, the Chief Minister and Chief Justice conference was held, wherein also we have deliberated and discussed with regard to the disposal of the pending cases in various courts. संसद की कार्यवाही में गतिरोध खत्म होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। कांग्रेस ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी पार्टी सांसदों के निलंबन का विरोध किया। पार्टी नेताओं ने संसद परिसर से लेकर सड़क तक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का साथ दे रहे कई विपक्षी दलों ने स्पीकर से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की और इस मामले पर लोकसभा से वॉकआउट भी किया। उधर सरकार ने विपक्ष से जीएसटी सहित कई अहम बिलों को पारित करने में सहयोग मांगा है। संसद भवन परिसर में कांग्रेस के धरने का लगातार दूसरा दिन। लोकसभा से 25 कांग्रेसी सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस को विपक्षी दलों का भरपूर साथ मिला है। कांग्रेस ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र के विरुद्ध करार दिया है। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम लोकतांत्रिक लोग हैं। स्पीकर का डिसीजन हमें अच्छा नहीं लगा जी, मगर हम उनकी पोजीशन मानते हैं। उन्होंने हमें बाहर भेजा है, हम यहाँ बाहर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के इस धरने में लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी समेत 6 विपक्षी दल भी शामिल हैं। इन दलों ने स्पीकर से फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। कांग्रेस पार्टी के जो लगभग 25 एमपी जो निलंबित किए गए हैं, तो ये उचित नहीं है और ये एक प्रकार से ये अनुचित है और हमारी पार्टी का सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना है कि इस मामले को उनको गंभीरता से लेना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए और उनका जो निलंबन है वापस करना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निलंबन की इस कार्रवाई के विरुद्ध जंतर मंतर पर भी धरना दिया। युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने लोकसभा अध्यक्ष के आवास के बाहर भी प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच सरकार ने कहा है कि कांग्रेस सहित इन दलों को विरोध छोड़कर संसद में बहस में हिस्सा लेना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने अहम बिलों को पारित करने में विपक्ष से सहयोग की भी अपील की। On some pretext or other, they are trying to scuttle important registrations. That means scuttling registration means scuttling the progress of the country. I hope that the opposition, particularly Congress party and the left, they realize this, come back to the house and then join the government in getting these important registrations passed. दरअसल व्यापम घोटाले और ललित मोदी विवाद पर विपक्ष पहले ही सरकार पर हमलावर है और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन सोमवार को लोकसभा के 25 कांग्रेसी सांसदों के निलंबन के बाद सुलह की उम्मीद एक बार फिर धूमिल हो गई। कार्यवाही में अवरोध डालने पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सोमवार को नियम 374A के तहत इन सांसदों को 5 दिनों के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया था। अनुज दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे देखेंगे भूमध्य सागर में नाव हादसा, 25 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह ने मणिपुर के बाढ़ पीड़ित इलाकों का कल दौरा किया। किरण रिजिजू ने मणिपुर को जल्द ही आर्थिक मदद मुहैया कराने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ राजस्थान में बाढ़ से 17 और लोगों को जान गंवानी पड़ी है। गुजरात में बाढ़ से 72 लोगों के अलावा 82,000 पशु भी मारे गए हैं। मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मणिपुर के बाढ़ ग्रसित इलाकों का कल दौरा किया। गृह राज्य मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। दोनों मंत्रियों ने हवाई रूट से पूरे इलाके का ब्यौरा लिया। मणिपुर ने पिछले 3 दशक में ऐसी त्रासदी नहीं झेली है। रिजिजू ने कहा कि नई दिल्ली लौटते ही प्रदेश में राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष से 8.5 करोड़ रुपए तुरंत मंजूर किए जाएंगे। मणिपुर का घाटी से लेकर के जो चंडेल डिस्ट्रिक्ट जो पहाड़ इलाका है, बहुत ही भयंकर यहाँ पे
नुकसान हुआ है। आपने खुद देखा है, बहुत सारा घर भी बह के ले गया, खेती चला गया, बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। अभी इसका परिस्थिति को हम लोग जो अभी एरियल देख रहे हैं और बाद में फिर हम लोग उतर करके इम्फाल में फिर मीटिंग करेंगे। हजारों की संख्या में लोग अभी भी पानी में हैं। आज थोड़ा मौसम के मिजाज में फर्क आया है, पानी धीरे धीरे घटने लगा, परंतु दक्षिण की ओर म्यांमार बॉर्डर की तरफ से म्यांमार सीमा की ओर अभी भी पानी है। इसके अतिरिक्त खाने का और पानी का, स्वच्छ पानी और खाद्य पदार्थ का ये सही व्यवस्था हो, वो बड़ी चिंता है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बारिश रुकने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार आ रहा है। यहाँ मौत का आंकड़ा 85 तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ के हालात पर चर्चा के लिए शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राजस्थान में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 17 और लोगों की मौत हो गई। फसलें बड़े पैमाने पर तबाह हो चुकी हैं। वहीं गुजरात में 82,000 से ज्यादा पशुओं की मौत बाढ़ के चलते हुई है। इतनी बड़ी संख्या में दुधारू पशुओं की मौत से डेयरी उद्योग को नुकसान पहुंचा है। अब तक गुजरात में 72 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें सिर्फ बनासकांठा में ही 40 लोगों की जान गई है। वहीं मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का पानी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पहले उज्जैन और कुछ अन्य इलाकों में तबाही मचाने के बाद अब हरदा, बैतूल और होशंगाबाद इसकी चपेट में है। IIM इंदौर के परिसर में बारिश के चलते कल दीवार गिरने से एक महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। डीएनए विवाद पर प्रधानमंत्री के नाम नीतीश कुमार की खुली चिट्ठी के जवाब में बिहार एनडीए के नेताओं ने भी ऐसी ही चिट्ठी लिखी है। इसमें नीतीश कुमार को धोखा देने वाला और अहंकारी बताया गया है। इस पर बिहार बीजेपी नेताओं के अलावा सहयोगी दलों के नेताओं ने दस्तखत भी किए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के शब्दों से बिहार के लोगों की भावनाओं को ठेस लगी है। राज्य के 11 करोड़ बिहारी उस दिन अपमानित महसूस किया उन लोगों ने, जिस दिन उन्होंने बिहारियों को अपमानित करने वाले लालू यादव के साथ और हाथ मिला लिया। इसीलिए वो क्षुद्र राजनीति कर रहे हैं और उनका प्रयास कभी सफल नहीं होगा। इनको बिहारियों से क्या लेना देना है लोगों को। चीफ मिनिस्टर कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, वो बिहार की जनता का थाती होता है, अमानत होता है। बिहार के इतना ओछा बात प्रधानमंत्री के स्तर से बोलना, ये फ्रस्ट्रेशन का निशानी है। और अब बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए घर में शौचालय होना जरूरी होगा। अवरोध के बीच विधानसभा ने कल बिहार पंचायती राज संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। अगले साल से पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को ये योग्यता पूरी करनी होगी। राज्य के पंचायती राज मंत्री विनोद प्रसाद यादव ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और पर्यावरण को बचाने के लिए नया प्रावधान किया गया है। बीते दिनों राजस्थान में भी ऐसा ही नियम लागू किया गया है। खाद्य नियामक FSSAI ने नेस्ले के मैगी नूडल्स को क्लीन चिट देने की खबरों को गलत बताया है। FSSAI ने 2 लैब से नूडल्स पर आई रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी CFTRI की मैसूर और गोवा लैब ने नूडल्स को खाने लायक पाया था। FSSAI ने कहा कि गोवा के लैब ने जांच के लिए सीसे की गलत मात्रा को लिया था। मैसूर लैब ने प्रतिबंधित MSG की मात्रा के लिए मैगी की जांच ही नहीं की। खाद्य नियामक ने कहा कि इन रिपोर्टों के आधार पर मैगी नूडल्स से प्रतिबंध नहीं हटेगा। जून से मैगी नूडल्स पर देश भर में पाबंदी है। मध्य प्रदेश में हरदा के पास मंगलवार देर रात हुए ट्रेन हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे में 29 लोगों के मारे जाने की बात कही थी। इस बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कल घटनास्थल का जायजा लिया। शुरुआती जांच में बाढ़ के चलते रेलवे ट्रैक बह जाने को हादसे की वजह बताया गया है। रेलवे के आदेश के बाद मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के हरदा में मंगलवार रात हुए हादसे के बाद इटारसी मुंबई रूट पर ट्रेनों की आवाजाही सामान्य बनाने में रेल प्रशासन जुटा है। हरदा में माचक नदी के पास पुल से गुजरते समय एक के बाद एक 2 ट्रेनें पटरी से उतर गई थीं। पहले कामायनी एक्सप्रेस और फिर उसके थोड़ी ही देर बाद दूसरे ट्रैक पर आ रही जनता एक्सप्रेस के कई डिब्बे उफनती माचक नदी में गिर गए। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यहाँ पे जैसे गाड़ी पहुंची हमारी तो धंसने लगी, तो हम लोग जल्दी जल्दी उतर के भागे या वो नहीं भाग पाया, उसको देख ही नहीं पाए।
जानकारी मिलने के बाद रेलवे, राज्य प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गईं। करीब 250 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में हादसे पर बयान दिया। संसद में हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई गई। जनता एक्सप्रेस which was coming from the opposite direction on up track also derailed at kilometer 647/304. As per the available information, जब देंगे तब passengers lost their lives and we are actually making all the possible effort. रेलवे की ओर से घोषित मुआवजे के अलावा हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 2-2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही गंभीर रूप से जख्मी लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की गई है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी दुर्घटना स्थल का मुआयना किया। 2 लाख रुपया मृतकों के परिवारों को, उसके अतिरिक्त 50,000 रुपया जो गंभीर रूप से घायल है उनको, 10,000 रुपया जो साधारण घायल है उनको प्रदान करने का काम करेंगे। हादसे के चलते खंडवा और इटारसी सेक्शन में 50 से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा। कई ट्रेनों के रूट बदले गए और कुछ को रद्द किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके राजधानी में चल रहे 228 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार से पूछा है कि बिना पुराने केंद्रों को खुशहाल बनाने से पहले उन्होंने 1000 नए आम आदमी क्लिनिक बनाने का फैसला क्यों लिया। आयोग ने उन 79 केंद्रों पर भी सवाल उठाए हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का खासा अभाव है। नोटिस सरकार के प्रमुख सचिव को जारी किया गया है, जिसका 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली विस्तारित स्वेज नहर का आज उद्घाटन होना है। समारोह में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी समेत दुनिया भर के कई नेता शामिल होंगे। 145 साल पुरानी 37 किलोमीटर इस नहर को गहरा और चौड़ा किया गया है। इस पर $8 अरब से अधिक खर्च हुआ है। इससे दक्षिण की तरफ जाने वाले जहाजों की यात्रा का समय 7 घंटे कम हो जाएगा। बड़े जहाज भी अब आसानी से नहर के रास्ते पार हो सकेंगे। नहर से मिस्र के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल फतेह अल सीसी का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश होगी। खबर लीबिया से। भूमध्य सागर में हुए एक नाव हादसे में 25 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 400 लोगों को बचाने का अभियान जारी है। बचाव अभियान में 4 नौकाएं और 3 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। लीबिया में शरणार्थियों को लेकर जा रही नाव पलटने से यह हादसा हुआ। बचाव कर्मियों के मुताबिक मरने वालों की तादाद में और इजाफा हो सकता है। इटली तटरक्षक और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक नाव में करीब 600 लोग सवार थे। मलेशिया के लापता विमान MH370 का मलबा हिंद महासागर के एक द्वीप पर मिला है। मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही 17 महीने पहले लापता हुए विमान की वजहों से पर्दा उठ सकेगा। लापता मलेशियाई विमान MH370 की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। हिंद महासागर के रीयूनियन द्वीप के करीब मिला मलबा लापता MH370 का है। मलेशिया सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि फ्रांस के जांच दल ने अभी मलबे की और जांच की जरूरत बताई है। Nous pouvons dire aujourd'hui qu'il existe de très fortes présomptions pour que le flaperon retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion le 29 juillet 2015 appartienne bien। फ्रांस में विशेषज्ञों ने पिछले साल लापता हुए एक विमान के हिस्से की जांच शुरू की थी। विमान लापता होने के बाद एक रहस्य बना हुआ था। इसमें लापता होने के वक्त चालक दल के सदस्यों के अलावा 239 मुसाफिर सवार थे। मलेशिया एयरलाइंस का विमान कुआलालंपुर से बीजिंग जाते वक्त पिछले साल 8 मार्च को लापता हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज मानव इतिहास में सबसे दर्दनाक दिन है। आज ही के दिन जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। इस मौके पर हिरोशिमा मेमोरियल पार्क में त्रासदी के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही परमाणु हथियारों को खत्म करने की अपील की गई। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी विमान B-29 ने हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया। इसके बाद मची तबाही जापान और इंसानियत को गहरी चोट दे गई। ये मानव जाति के इतिहास में परमाणु हथियारों का सबसे पहला इस्तेमाल था, जो सैन्य दस्तों और सैन्य अड्डों पर नहीं
बल्कि रिहायशी कस्बों पर गिराए गए थे। इस हमले में करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे। इसके 2 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के एक और शहर नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया, जिसमें करीब 10,000 लोग मारे गए। हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हॉकी से जुड़ी अहम खबर। यूरोप दौरे पर गई भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बुधवार को खेले गए दूसरे मैच में मेजबान टीम फ्रांस को 4-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 2 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच रोलेंट ओल्टमेंस के नेतृत्व में खेल रही टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। ड्रैकफ्लिकर गुरजिंदर सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल दागे और टीम ने यूरोपीय दौरे पर अपना विजयी अभियान जारी रखा। सीरीज के पहले मैच में भारत ने फ्रांस को 2-0 से हराया था। भारत अब स्पेन के साथ 3 मैचों की श्रृंखला के लिए अपना पहला मैच 10 अगस्त को खेलेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। मनरेगा मजदूरों को सीधे बैंक खाते में मिलेंगे पैसे, कैबिनेट ने दी मंजूरी। हाईकोर्ट के जजों को एक समान पेंशन का प्रस्ताव मंजूर। गोवा के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल अलेमाओ गिरफ्तार। लुई बर्जर मामले में घूस लेने का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को 7 अगस्त तक राहत। एनआईए को सौंपी जा सकती है उधमपुर आतंकी हमले की जांच। हमले में शामिल दोनों आतंकियों की पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर हुई पहचान। एनएसए स्तर की वार्ता के लिए भारत अब भी तैयार। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बीजापुर जिले में अलग अलग इलाकों से 26 नक्सली गिरफ्तार। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। और मैगी नूडल्स से नहीं हटेगी पाबंदी। खाद्य नियामक FSSAI ने लैब रिपोर्टों को नकारा, कहा नहीं हुई MSG की जांच।